आज हम अपने प्रिय विद्यार्थियों को क्लास 10th में केमिस्ट्री पार्ट में मेटल और नॉन मेटल में ये लेक्चर नंबर 2 है, आज चर्चा होगी। इसके पहले हमने जो है मेटल के बारे में और नॉन मेटल के बारे में, इसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा कर लिया है, थोड़ा बहुत मेटलर्जी के बारे में भी चर्चा किया है। लेकिन आज पुनः प्रारंभ करेंगे मेटलर्जी के बारे में। तो मेटलर्जी को प्रारंभ करने के पूर्व हम इसके मिनरल्स, खनिज और यानी अयस्क के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट जो है मेटलर्जी पर चर्चा करते हैं। अब मेटलर्जी की हिंदी धातुकर्म होती है। मेटलर्जी कहते किसको है, परिभाषा इसकी क्या होती है? इसकी परिभाषा अयस्क से धातु प्राप्त करने में, अयस्क से धातु प्राप्त करने में जितने भौतिक और रासायनिक प्रक्रम प्रयुक्त होते हैं उनको सामूहिक रूप से धातुकर्म कहते हैं। अब इसमें जो सिस्टम है वो पहला सिस्टम है अयस्क का पीसना, ये पहला सिस्टम हो गया, अयस्क को पीसा जाता है। फिर दूसरा सिस्टम है अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। अब तीसरा सिस्टम है आपका निस्तापन, चौथा सिस्टम है भर्जन, इसके बाद प्रगलन, और प्रगलन के बाद जो है छठवां सिस्टम है धातुओं का शोधन। धातुओं का शोधन, शोधन में हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। मुख्यतः शोधन कई विधियां हैं। वैसे जो वैद्युत अपघटनी विधि है, वैद्युत अपघटनी विधि है, ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। और जो हमारे अयस्क के सांद्रण की विधियां हैं, इसमें मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 होता है फेन पलवन विधि, फेन पलवन विधि। नंबर दूसरी विधि होती है चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। और तीसरी विधि है गुरुत्वीय विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, या गुरुत्वीय को घनत्वीय भी कहते हैं, घनत्वीय पृथक्करण विधि, ये हो जाएगा। तो ये सारे प्रासज हैं। इतने सारे प्रासज का प्रयोग करके हम जो है अयस्क से धातु को प्राप्त करते हैं। अब इसमें एक एक पर हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। वैसे तो ये चर्चाएं जो है हमें कहीं ना कहीं, जब हम कॉपर, हमारे सिलेबस में कॉपर का मेटलर्जी है, कॉपर का प्राप्त करेंगे तभी आएगी, लेकिन इस पर थोड़ी बहुत चर्चा हम कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले अयस्क का पीसना आता है। अब अयस्क का पीसना क्या होता है? जब खानों से प्राप्त अयस्क के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उसे हथौड़ों से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया जाता है, फिर उसे ग्राइंडिंग मिल में पीसकर पाउडर बना लिया जाता है। इसे अयस्क का पीसना कहते हैं। ये अयस्क का पीसना हो गया, अयस्क का पीसना। तो इसमें क्या है कि जब खानों से प्राप्त अयस्क के बड़े बड़े टुकड़े प्राप्त होते हैं तो उसको ग्राइंडिंग मिल में पीसकर पाउडर बना लिया जाता है। इसी घटना को अयस्क का पीसना कहते हैं। अब दूसरी बात आती है अयस्क के सांद्रण की। अयस्क के सांद्रण की, अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं? तो अयस्क के सांद्रण की 3 विधियां मैंने बताई। नंबर 1 फेन पलवन विधि है। फेन पलवन विधि में क्या होता है, इसमें जो है एक टैंक लिया जाता है, ऐसे एक टैंक लिया जाता है। इस टैंक में तेल और जल, तेल और प्लस जल का मिश्रण होता है। तेल में इसमें चीड़ का तेल होता है, चीड़ का तेल होता है, जिसे पाइन ऑयल भी कहते हैं। या चीड़ का तेल नहीं है, कपूर का तेल भी लिया जा सकता है। वो भी नहीं है तो तारपीन का तेल लिया जा सकता है। इसमें हवा प्रवाहित करने के लिए ऐसे एक पाइप लगी होती है, एयर प्रवाहित करने के लिए, ऐसे यहां से एयर प्रवाहित किया जाता है। और जिस अयस्क का सांद्रण करना होता है, मुख्यतः इस विधि से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो इसमें सल्फाइड अयस्क डाले जाते हैं। ये हमारा हो जाएगा सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क हो जाएगा। और इसमें अधिक झाग बने इसके लिए एक विशेष रासायनिक पदार्थ डाला जाता है, इसको पोटेशियम एथिल जैंथेट कहते हैं। पोटेशियम एथिल जैंथेट कहते हैं। अब इसमें अयस्क डालने के बाद जब हवा प्रवाहित करते हैं तो जो अयस्क में उपस्थित गैंग है वो जल से भीगता है। ये द्रव से भीगने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। द्रव से भीगता है और द्रव से भीग करके और भारी हो जाता है, नीचे यहाँ तली में बैठ जाता है, यहाँ तली में गैंग बैठ जाता है। इस प्रकार से गैंग है। और जो हमारा मूल अयस्क है ये तेल से भीग करके ऊपर यहाँ फेने के रूप में एकत्रित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम अयस्क को छान करके अलग कर लेते हैं। ये अयस्क के सांद्रण की फेन पलवन विधि है। इसके बाद दूसरी विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। दूसरी विधि का नाम है दूसरी विधि का नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है
इसमें जिसमें लोहे के अशुद्धि या चुंबकीय पदार्थ जो आकर्षित होने वाले पदार्थ होते हैं उनका जो है शोधन इस विधि से किया जाता है। इसमें रोलर के तरीके से ऐसे दो पहिए होते हैं, ये एक चुंबक का होता है, ये चुंबक का है और ये लकड़ी का होता है। अब इसमें जो है ये कैसे आपका पट्टा लगा होता है, इसमें एक हापर लगा हुआ होता है। हापर की सहायता से हम अयस्क को डालते हैं, यहाँ अयस्क को डाला जाता है। ये ऐसे पट्टे से होता हुआ आता है। तो जो चुंबक से आकर्षित होने वाली पदार्थ है वो यहाँ नजदीक आकर के गिरते हैं, और जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते यहाँ ये दूसरे पदार्थ आकर के यहाँ गिरते हैं। तो इस प्रकार से अशुद्धि इससे अलग हो जाती है। ये मान लीजिए चुंबकीय अशुद्धि है, यहाँ आ जाएगी, ये अशुद्धि यहाँ आ जाएगी और मूल पदार्थ यहाँ आ जाएगा। तो ये चुंबकीय पृथक्करण विधि जो है ये इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद जो तीसरी और लास्ट विधि है उसका नाम है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अब गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, घनत्वीय पृथक्करण विधि में क्या किया जाता है, या जो है इसमें जो आपका गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या आपका घनत्वीय पृथक्करण विधि है, घनत्वीय पृथक्करण विधि है। इस विधि में क्या होता है, घनत्वीय पृथक्करण विधि में, इस विधि में जो भारी अयस्क होते हैं वो भारी अयस्कों को द्रव से भिगोया जाता है। जैसे ये मान लेते हैं ये पात्र है, यहाँ हमारा अयस्क रखा है, भारी अयस्क है, तो इस पर जल के फव्वारे डाले जाते हैं, बहुत तेज जो है जल की धारा प्रवाहित की जाती है इस पर। तो इससे जो भारी अयस्क होते हैं, जो हमारे गैंग होते हैं, जो हल्की अशुद्धियां होती हैं, ये जल के साथ बह जाती हैं, ऐसे गैंग बह जाता है, और जो हमारा मूल अयस्क होता है यही इसी स्थान पर रह जाता है। तो इस प्रकार मूल अयस्क से गैंग सेपरेट हो जाता है। पुनः एक बार, जो हमारे भारी अयस्क होते हैं उनका जो है सांधन इस विधि से किया जाता है। इस विधि में जल की तेज धारा में ये अयस्क रखे जाते हैं, तो जो हल्की अशुद्धियां होती हैं वो जल के साथ बह जाती हैं, और जो मूल अयस्क होता है वो शेष बच जाता है। इस प्रकार से अयस्क के सांधन करने की तीनों विधियां हैं। अब इसके बाद बात होती है निस्तापन की, और निस्तापन और भर्जन की। तो निस्तापन किसे कहते हैं, कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन किसे कहते हैं, कैल्सिनेशन या निस्तापन किसे कहते हैं, ये निस्तापन क्या होता है भाई, इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा है वायु की अनुपस्थिति में, इसमें और भर्जन में यही डिफरेंट होता है कि इसमें वायु अनुपस्थित होता है आपका। तो वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी, वाष्पशील अशुद्धियां, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस आदि को दूर करने की जो क्रिया होती है वो निस्तापन कहलाती है। तो कहने का मतलब सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे का मतलब गलने ना पाए, और गर्म करके उसमें नमी निकालना, उसमें से वाष्पशील अशुद्धियां निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि को दूर करने की जो क्रियाविधि होती है उसको निस्तापन कहते हैं। अब निस्तापन के बाद चर्चा होती है भर्जन की। भर्जन किसे कहते हैं, तो अब अगली चर्चा हमें भर्जन पर करनी है। भर्जन क्या होता है, भर्जन और निस्तापन में बहुत मामूली सा डिफरेंट है। वो निस्तापन में क्या होता है, वायु उपस्थित होता है, भर्जन में वायु उपस्थित होता है, नियंत्रित मात्रा जरूर होती है लेकिन भर्जन में वायु उपस्थित होता है। बाकी परिभाषा है दोनों एक तरीके से। भर्जन की परिभाषा है वायु की अनियंत्रित मात्रा में सांद्रित अयस्क को अकेले अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे ताप पर गर्म करने क्रिया को भर्जन कहते हैं। अच्छा, भर्जन क्रिया जो होती है वो परावर्तनी भट्ठी में होती है। भर्जन क्रिया जो होती है वो परावर्तनी भट्ठी में होती है। भर्जन करने पर क्या होता है, उसमें उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि की अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर अपने वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और वायु के साथ बाहर निकल जाती हैं। और भर्जन के बाद जो है हमारी बात आती है प्रगलन की। प्रगलन किसे कहते हैं, इस मेल्टिंग क्या होता है, इस मेल्टिंग किसे कहते हैं भाई, इस मेल्टिंग क्या होता है, प्रगलन किसे कहते हैं। प्रगलन में क्या होता है, इसकी परिभाषा बहुत सरल है। भर्जित अयस्क में कोक और उचित गालक मिलाकर, गालक किसे कहते हैं, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स वह आप बताया था पिछले वीडियोस में कि गालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अगलनीय गैंग से उच्च ताप पर क्रिया करके उसे गलनीय धातुमल में परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम गालक कहते हैं। तो अब यहाँ प्रगलन की परिभाषा देनी है। भर्जित अयस्क में कोक और उचित गालक मिलाकर मिश्रण को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर पिघलाने या गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। प्रगलन क्रिया वात्या भट्ठी में की जाती है। प्रगलन क्रिया जो संपन्न होती है वात्या भट्ठी में संपन्न होती है। अब धातुओं का शोधन आता है, तो धातुओं का शोधन जो होता है वो विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है। अब लास्ट है धातुओं का शोधन।
धातुओं का शोधन जो है ये विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है, वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक पात्र होता है इस प्रकार से ऐसे, इस पात्र में अम्लीय कापर सल्फेट का कापर का करना भी आगे चर्चा करूंगा, अम्लीय कापर सल्फेट का होता है। अब ये वैद्योपघट्य का कार्य करता है। इसमें मोटी छड़ें होती हैं, पतली छड़ें होती हैं, मोटी छड़ें होती हैं, पतली छड़ें होती हैं, मोटी छड़ें होती हैं, पतली छड़ें होती हैं। अब जो मोटी छड़ें होती हैं, ये जो हमारी मोटी छड़ें हैं, ये इस प्रकार से 1 2 3 ये एनोड का काम करती हैं, ये एनोड का काम करती है भाई, ये एनोड का काम करती हैं इस प्रकार से। और जो हमारी पतली छड़ें हैं ये कैथोड का काम करती हैं, इस प्रकार से कैथोड काम करती हैं। इसी की सहायता से हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। अब हम अगली चर्चा करेंगे कापर की मेटलर्जी क्या होती है, कापर पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब हमारी अगली चर्चा जो है मेटलर्जी ऑफ कापर पर होगी भाई, मेटलर्जी ऑफ कापर पर, मेटलर्जी ऑफ कापर पर होगी, इस पर कापर की मेटलर्जी। अब इसको शुरू करने के पूर्व सबसे पहले हमें इसकी जितने महत्वपूर्ण अयस्क हैं उसको जानना महत्वपूर्ण है। तो इसके जो महत्वपूर्ण अयस्क हैं उनके नाम है क्यूप्राइट, क्यूप्राइट, फिर क्यूप्राइट के बाद जो है कापर ग्लांस, कापर ग्लांस है, फिर आपका मैलेकाइट है, मैलेकाइट, एजुराइट, एजुराइट और कापर पाइराइट है, कापर पाइराइट, ये सब महत्वपूर्ण अयस्क हैं। अब इसमें सबका फार्मूला है, क्यूप्राइट का हमारा फार्मूला है Cu2O, कापर ग्लांस का फार्मूला है Cu2S, मैलेकाइट का हमारा जो फार्मूला है वो है CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, ये हमारा मैलेकाइट है। एजुराइट का फार्मूला है सेम होता है, इसमें आपका आगे 2 लगा देंगे, CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, दोनों में सिर्फ इतने 2 का डिफरेंट है, बाकी सब सही सेम है। कापर पाइराइट का फार्मूला CuFeS2 होता है, ये कापर पाइराइट है। इन सभी महत्वपूर्ण अयस्कों में जो सबसे प्रमुख अयस्क है वो कापर पाइराइट है। कापर पाइराइट से कापर का निष्कर्षण हम किस प्रकार करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो अब कापर पाइराइट से कापर का निष्कर्षण, ये मुख्य हेडिंग होगी हमारी, कापर पाइराइट से, कापर पाइराइट से कापर का निष्कर्षण, कापर का निष्कर्षण। अब इसमें हम क्या करेंगे, कापर पाइराइट से सबसे पहले हम क्या करेंगे, अयस्क का सांधन करेंगे। पहला स्टेप हमारा अयस्क का सांधन। अब अयस्क का सांधन इसमें फेन पलवन विधि से किया जाएगा, फेन पलवन विधि से किया जाएगा। अभी अभी इस पर चर्चा किया है मैंने कि इसमें एक टैंक लेंगे, इस टैंक में जो है ये पाइप ऐसे लगा देंगे हवा प्रवाहित करने के लिए। अब इसमें जो है ये तेल और जल का मिश्रण इसमें लेंगे, तेल प्लस जल का मिश्रण लेंगे। तो तेल में कपूर का तेल हो, चाहे चीड़ का तेल हो, चाहे तारपीन का तेल हो, और इसमें वो अयस्क डाल देंगे CuFeS2 कापर पाइराइट। तो जो इसमें गैंग है वो जल से भीग करके नीचे बैठ जाएगा यहाँ, और जो हमारा मूल अयस्क है वो जो है तेल से भीग करके ऊपर यहाँ फेने के रूप में एकत्रित हो जाएगा। इस प्रकार इसको हम छान करके अलग कर लेंगे। तो ये अयस्क का सांधन खत्म हो गया। इसके बाद हम अयस्क का भर्जन करेंगे। अब इसके बाद जो है ये हमारा अयस्क का सांधन खत्म हो गया। सांधन के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो अयस्क का भर्जन है, अयस्क का भर्जन। अयस्क का भर्जन किसे कहते हैं भाई, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो अयस्क का जो भर्जन है ये मूलतः परावर्तनी भट्ठी में की जाती है, ये जो है परावर्तनी भट्ठी में की जाती है। हम जानते हैं परावर्तनी भट्ठी कैसे, किस प्रकार परावर्तनी भट्ठी इस प्रकार से बनता है, ऐसे इसमें इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, ऐसे इसकी जो है संरचना है। यहाँ एक हापर लगा होता है ऐसे, इस प्रकार से ऐसे। यहाँ जो है ईंधन रखा होता है, ये ईंधन है हमारा, यहाँ से जलता है। और यहाँ जो है इस प्रकार से ऐसे, यहाँ जो हमारा मूल अयस्क है चार्ज है वो रखा होता है यहाँ ऐसे। ये हमारी जो है चिमनी है, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ये हमारा जो है ये इस प्रकार से ये हमारी चिमनी है, यहाँ से व्यर्थ गैसें निकलती हैं।
तो हमें ये जो है परावर्तनी भट्टी दिखाई दे रही है। हमारी चिमनी यहाँ से व्यर्थ गैसें निकलती हैं। यहाँ जो मूल अयस्क है, यहाँ ये चूल्हा है, यहाँ जो है घान रखा जाता है, चार्ज रखा जाता है, यहाँ पर ईंधन जलाया जाता है, ये हापर है, इसके रास्ते से अयस्क डाला जाता है। तो इसी भट्टी में जो है परावर्तनी क्रिया, इसी परावर्तनी भट्टी में जो है अयस्क का भर्जन किया जाता है। अयस्क की परिभाषा, भर्जन की परिभाषा हम जानते हैं। इसमें सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्टी में उसके गलनांक के नीचे नियंत्रित वायु की उपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है कि वह बिना पिघले ऑक्सीकृत हो जाए। और परावर्तनी भट्टी में जो होती हैं अभिक्रियाएं होती है, वो निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें जितने अशुद्धियां, सल्फर है, आपका आर्सेनिक है, आपका जो है एंटीमनी है, तो ये सारे जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं। इस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया करके ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। ये जो आर्सेनिक है हमारी, ये आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 यहाँ से ऐसे निकल जाता है आर्सेनिक ऑक्साइड। ये जो एंटीमनी है, इस प्रकार से Sb2O3 ऐसे आपका एंटीमनी ऑक्साइड होकर के बाहर निकल जाता है। तो ये जितनी अशुद्धियां हैं सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी की, ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर के अशुद्धियों के रूप में बाहर निकल जाती गैस बना करके। और इसका जो दूसरे स्टेप में जो अभिक्रिया होती है, वो जो हमारा कॉपर पायराइट है, CuFeS2 है, ये भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के बाद जो चीज बनती है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, ये निकल जाती है। अब इसमें जो हमें क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड दिखाई दे रही है, ये अलग अलग पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। तो ये जो क्यूपरस सल्फाइड है हमारा और जो हमारा फेरस सल्फाइड है, ये अभिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन से, ये पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। और ऑक्सीजन से जब ये अभिक्रिया करता है तो ये हमारा क्यूपरस सल्फाइड है और ये फेरस सल्फाइड है, यहाँ जो प्राप्त हुआ है। अभी क्यूपरस सल्फाइड जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया करके देखिए यहाँ क्या बनाता है, ये बनाता है Cu2O, क्यूपरस ऑक्साइड बन गया यहाँ आपका। ये हमारा जो है क्यूपरस ऑक्साइड बन गया। यहाँ जो है देखिए ये आपका जो है फेरस ऑक्साइड बन गया, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो गई। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ भी निकली, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ भी निकली। इस प्रकार से भर्जन क्रिया में जो हमें ये चीजें प्राप्त होती हैं। अब हम भर्जन क्रिया के बाद इसका प्रगलन करेंगे। अब ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग प्रगलन है। प्रगलन पर हमें चर्चा करनी है। तो प्रगलन में क्या होता है, प्रगलन की परिभाषा तो हमने इसके पूर्व बताई है। प्रगलन में होता है भार्जित अयस्क में कोक और सिलिका मिलाकर मिश्रण को वात्या भट्टी में प्रगलित करते हैं तो हमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं प्राप्त होती हैं और जो है मैट प्राप्त होता है। मैट, प्रगलन क्रिया से हमें मैट प्राप्त होता है, ये विशेष है। मैट किसे कहते हैं, क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, ये हो जाएगा। क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के मिश्रण को हम मैट कहते हैं। यही मैट हमें प्राप्त होता है। और ये जो प्रक्रिया है ये मुख्य रूप से जो है वात्या भट्टी में की जाती है। वात्या भट्टी का निर्माण हमारे ऐसे होता है, इस प्रकार से जो है ऐसे वात्या भट्टी का निर्माण हो जाता है, ऐसे वात्या भट्टी का निर्माण हो जाता है। यहाँ जो देख रहे हैं हम, इस प्रकार से ऐसे हाँ, इस प्रकार से यहाँ जो है टॉयस लगे होते हैं, ऐसे इस प्रकार से ऐसे। तो यहाँ इस प्रकार से 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ये हमारा जो है ये आपका वात्या भट्टी हो गया। इसी वात्या भट्टी में जो है हम मैट प्राप्त करते हैं। इसका अभिक्रिया क्या है भाई, कैसे क्या होता है। इसमें जो हमारा यहाँ क्यूपरस ऑक्साइड प्राप्त किए थे, यहाँ जो फेरस ऑक्साइड प्राप्त किए थे, तो जो क्यूपरस ऑक्साइड फेरस सल्फाइड ये आपस में अभिक्रिया कर लेता है। तो ये क्यूपरस सल्फाइड बन जाता है, ये Cu2S बन जाता है, FeO बन जाता है। यही FeO जो है SiO2 से अभिक्रिया कर लेता है और ये धातुमल बन जाता है, FeSiO3 हो जाता है, फेरस सिलिकेट हो जाता है। ये सिलिका हमारा है, ये सिलिका हमारा है। तो हमें जो है इस प्रकार से प्रगलन क्रिया से हमें मैट प्राप्त हो जाता है। तो मैट जो प्राप्त होता है वो क्यूपरस सल्फाइड, ये जो हमारा है और ये हमारा है, इसी दोनों का मिश्रण क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड की इसी के मिश्रण को हम मैट कहते हैं। ये हमें यानी प्रगलन क्रिया से जो मुख्य रूप से हमें चीज प्राप्त होती है वो मैट प्राप्त होती है। अब प्रगलन क्रिया के बाद जो है हमारा नेक्स्ट हेडिंग है बेसेमरीकरण।
अब हमारी चर्चा होनी है बेसेमरीकरण पर। बेसेमरीकरण से हमें फफोलेदार तांबा प्राप्त होता है। ये हमारी हेडिंग है बेसेमरीकरण। बेसेमरीकरण, बेसेमरीकरण से हमें जो है ये बेसेमर परिवर्तक में अभिक्रियाएं होती हैं। बेसेमर परिवर्तक की संरचना कैसे बनती है? इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस प्रकार से इसकी संरचनाएं बनती हैं ऐसे। अब यहाँ जो है ये संरचना इसकी ऐसे बनती है। ये बेसेमर परिवर्तक हमारा है, ये हमारा बेसेमर परिवर्तक है। इसमें जो है यहाँ ऐसे ऐसे इस प्रकार से हम यहाँ जो है ऐसे बनाते हैं इसको, ऐसे ऐसे इसकी संरचना बनती है ऐसे। इस प्रकार से यहाँ जो है ऑक्सीजन के लिए यहाँ जो है ऑक्सीजन यहाँ से आता है। ये ज्वाला है आपका, ये ज्वाला यहाँ से निकल रहा है, ये ज्वाला है। इस प्रकार से यहाँ जो है ये हमारा बेसेमर परिवर्तक है। इस प्रकार से यहाँ ये हमारा बेसेमर परिवर्तक है। इसी बेसेमर परिवर्तक से इस सहायता से इसमें जो है क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो है प्रगलन क्रिया से प्राप्त हुए द्रवित मैट में थोड़ा सा गालक सिलिका SiO2 मिलाकर एक बेसेमर परिवर्तन में भर देते हैं और निम्न अभिक्रियाएं होती है। फफोलेदार तांबा ब्लिस्टर तांबा प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया से इस पात्र से हमें फफोलेदार तांबा प्राप्त होता है। अब ये फफोलेदार तांबा क्या होता है? ऐसा तांबा जो 98% शुद्ध होता है, 98% शुद्ध होता है और 2% अशुद्ध होता है। तो 98% शुद्ध तांबे को हम फफोलेदार तांबा या ब्लिस्टर तांबा कहते हैं। अब इसकी अभिक्रियाएं क्या है, कैसे ये हमें प्राप्त होती है, इसकी अभिक्रिया क्या है, इसकी अभिक्रिया चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी जो अभिक्रिया है उसमें फेरस सल्फाइड है। ये जो फेरस सल्फाइड हमें प्राप्त हुआ था, ये फेरस सल्फाइड अब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है ये बनाता है फेरिक, ये FeO फेरिक ऑक्साइड बनाता है। और फेरिक ऑक्साइड जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ये फेरिस नहीं फेरस ऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। अब ये जो हमारा फेरिक ऑक्साइड है FeO, ये सिलिका से अभिक्रिया कर लेता है, ये SiO2 से अभिक्रिया करता है और धातुमल बना लेता है FeSiO3, ये हमारा फेरिक सिलिकेट बन जाता है इससे। और ये हमारा जो क्यूपरस सल्फाइड था, ये जो हमारा क्यूपरस सल्फाइड था, ये भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। अब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये जो है क्यूपरस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ये क्यूपरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। ये क्यूपरस सल्फाइड जो है, ये क्यूपरस सल्फाइड हमारा क्यूपरस सल्फाइड इसी क्यूपरस ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, CU2O से अभिक्रिया करता है। तो ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है और हमें जो है ये 2 और 2 दूना 4 6 मॉलिक्यूल कॉपर ये प्राप्त हो जाता है। इसी को हम फफोलेदार तांबा कहते हैं, फफोलेदार तांबा या ब्लिस्टर तांबा कहते हैं। अब ये फफोलेदार तांबा हमें कैसे प्राप्त होता है? ये जो तांबा हमें प्राप्त हो इसकी प्रक्रिया क्या है? इस प्रकार प्राप्त हुए पिघले हुए गर्म कॉपर को सिलिका की बनी टंकी में हम पलट देते हैं। जैसे जैसे यह पिघला हुआ कॉपर ठंडा होता है, इसमें से घुली हुई सल्फर डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है, जिससे कॉपर की धातु की सतह पर फफोले पड़ जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त फफोले को हम फफोलेदार तांबा कहते हैं। यह 98% शुद्ध होता है। अब लास्ट हेडिंग है कॉपर का शोधन। अब हमारा ये जो कॉपर का शोधन है, लास्ट में हम कॉपर का शोधन करके 99.99% शुद्ध तांबा प्राप्त करेंगे। इसमें क्या होगा, एक इस प्रकार से ऐसे बर्तन लेंगे हम। इस बर्तन में जो है अम्लीय कॉपर H2SO4 से अम्लीय किया हुआ अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे लवण का, और ये जो है वैद्युत का कार्य करेगा। इसमें कॉपर की ही जो है मोटी और पतली छड़ें, ये मोटी छड़ है, ये पतली छड़ें हैं, ये मोटी छड़ें हैं, ये पतली छड़ है, ये फिर ये मोटी छड़ है, ये पतली छड़ है। और ये जितनी मोटी छड़ें हमें दिखाई दे रही हैं ये सब एक साथ ये प्लस ये नोड का काम करती हैं, और ये जो हमें पतली छड़ें दिखाई दे रही हैं ये जो है कैथोड का काम करती हैं, ये कैथोड का काम करती हैं। तो इस प्रकार से जब हम इसमें जो है कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इस प्रकार से ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, Cu डबल पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव, ये इस प्रकार से टूट जाता है। अब यहाँ कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है?
कैथोड पर जो है ये हमारा कॉपर पहुंचता है, Cu डबल पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर हमारा पहुंच गया कॉपर। कैथोड पर सारे शुद्ध कॉपर जमा हो जाते हैं। और जो ये नोड है हमारा, ये नोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है भाई, ये नोड पर इस प्रकार से, ये देखिए ये Cu आपका हो गया, यहाँ CuSO4 हो गया, ये आपका ये नोड पर होने वाली अभिक्रिया है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दिया जाएगा, बैलेंस हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कॉपर के शोधन में ये इस विद्युत विधि की सहायता से हमें 99.99% शुद्ध तांबा प्राप्त होता है, शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। आशा करता हूं हमारे विद्यार्थियों को ये चीज समझ में आई होगी। अगले वीडियोस में अगले टॉपिक पर फिर चर्चा करेंगे।